कूलम्स लॉ। चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। उन्होंने दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच कितनी फोर्स लगती है उसे कैलकुलेट करने की कोशिश की। एक बहुत ही सिंपल सी डिवाइस थी, टॉर्शनल बैलेंस, और बहुत ही सादा सा उनका एक्सपेरिमेंट था, और इस तरह से उन्होंने पाया ये रिजल्ट्स जो कूलम्स लॉ कहलाते हैं उनके। तो हम कंटिन्यू करते हैं आज के सबसे बेहतरीन टॉपिक को, जिसे हम कूलम्स लॉ कहते हैं। बहुत ही सादी सी स्टेटमेंट है कि अगर हम यहां पर कहें कि एक चार्ज यहां हमारा Q1 है और कुछ दूरी R पे दूसरा चार्ज Q2 है, लेट अज्यूम कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। लेट अज्यूम दोनों पॉजिटिव है अगर, तो ये पहली वाली इस दूसरे वाले पे जो कि R दूरी पे फोर्स, रिपल्शन फोर्स लगाएगी अगर दोनों पॉजिटिव है तो, या दोनों निगेटिव है तब भी, तो ये इसको धक्का देगी, तो इधर की तरफ ये वाली Q2 फोर्स महसूस करेगी। लेट अज्यूम इसका नाम दे दिया पहला वाला जो दूसरे वाले पे लगा रहा है, पहला वाला जो लगा रहा है दूसरे वाले पे, या पहले वाले से दूसरे वाले पे जो फोर्स F12 और फोर्स इज वेक्टर है। वी नो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दूसरा वाला भी तो पहले वाले पे उल्टी दिशा में इधर की तरफ धक्का दे रहा होगा उतनी ही जोर से। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई दूसरा वाला पहले वाले पे लगा रहा है इधर की तरफ, कि ये जो फोर्स जो इस दिशा में लग रही थी, यानी कि अगर एक यूनिट वेक्टर हम कहें कि 1 से 2 तक इधर की तरफ, इसका ये मतलब है, बस ये कैप लगाने का ये मतलब है, हमारा मतलब होता है कि इसकी वैल्यू तो 1 है, यानी 1 से गुना करने पे क्या होता है, कुछ तो नहीं, और इधर की तरफ, बस मेरा मतलब ये है। तो इधर की तरफ ये फोर्स लगती है, तो देखा कि दैट फोर्स F12 यानी पहले वाले के द्वारा दूसरे पे जो लग रही है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 इन Q2। नहीं, जितनी ज्यादा चार्ज होगी उतना ज्यादा फोर्स, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा चार्जेस होते उतनी ज्यादा फोर्स बढ़ती। बहुत अच्छी बात। दूसरी बात उन्होंने ये देखी कि ये जो फोर्स थी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, यानी कि रेड इन दोनों की दूरी के बीच में, इनकी दूरी दोनों, अब दूरी को D से लिखो, R से लिखो, X से लिखो, जैसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। R से अगर लिख देते हैं इन दो चार्जेस के बीच में दूरी, उसकी स्क्वायर की, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से ये बातें पता चली। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर दूरी बड़ी हो रही है तो फोर्स बहुत ज्यादा घट रहा है, घट नहीं रहा है बल्कि बहुत ज्यादा, क्योंकि स्क्वायर है, ये इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी है, और ये बहुत ही सिमिलर है ग्रेविटी से। और ये बहुत ही खूबसूरत चीज है कि देखो, जैसे ग्रेविटी प्रोडक्ट ऑफ मैसेस के प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज्यादा मैस होगी उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और जितनी दूरी के इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी होती है कि दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स घटती है। अगर मैथमेटिकली हम, हमारा तरीका यही कि जब हम हटाते हैं इस प्रोपोर्शनल तो कांस्टेंट है कि किसी फिक्स कांस्टेंट के मुताबिक वो आगे बढ़ रही थी। चलो मैं इसको इधर ना लिख के इधर लिख दूं, इसको हटा दूं और इसको हटा दूं और यहां लिख दूं K, एंड बिकॉज कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, यानी स्थिर वैद्युतिकी वो एक उसकी कांस्टेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहा? मतलब ये रुकी हुई है चार्जेस, इसी की तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो चार्जेस चलती तो क्या नहीं लागू होती? लागू क्यों नहीं होती भाई? लागू तो होती है, लेकिन अभी पहले रुक के सोच लेते हैं। यही कि ये भी हमारा मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब स्लोली मूविंग, बहुत ही धीरे धीरे चल रही है। अच्छा, जब हमने ये फोर्स निकाला, अच्छा ये फोर्स की मैग्नीट्यूड हमें पता चल गई, फोर्स लग रही है इधर R12 की तरफ, तो ये भी कह सकते थे R12 की तरफ, यूनिट वेक्टर की तरफ, फोर्स ऐसे भी लिख सकते थे। ये इक्वेशन साइंस सेंसिटिव है। कैसे भाई? कि अगर ये दोनों प्लस है, यानी कि हमें पता है Q इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज एक क्वांटाइज होती है, यानी कि छोटे-छोटे, एक छोटा सा हिस्सा होता है चार्ज का, छोटा सा हिस्सा, और हमें पता है कि एक वो या तो एक इलेक्ट्रॉन का छोटा हिस्सा या एक प्रोटॉन का, जिसे हम प्लस या माइनस ही लिखते हैं। E से कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है।
हाँ, इन्हीं कूलम साहब के नाम पे एक इलेक्ट्रॉन पे जितनी चार्ज होती है या एक प्रोटॉन पे जितनी चार्ज होती है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन की चार्ज को -1 का, प्रोटॉन वाले को +1 का, वैल्यू इतनी हमने चूज की 1.6 × 10⁻19 कूलम। और इस हिसाब से एक कूलम बहुत बड़ी यूनिट होती है कि एक कूलम में लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या प्रोटॉन्स कहो, क्योंकि हमें रियल लाइफ में बहुत बड़े अमाउंट पे डील करना होता है। इसलिए भी हमने तय किया कि एक कूलम की वैल्यू इतनी, एक जैसे एक चीनी के दाने की वैल्यू 1 किलो ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया, 1 किलो थोड़ी बड़ी ली, क्योंकि हम बाजार जाएंगे तो इतनी सारी चीनियाँ लेते हैं, इसलिए। फिर आते हैं, अच्छा ये कूलम्स लॉ, अगर ये दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिविटी प्लस, यानी इसी डायरेक्शन में रिपल्शन होगा, और दोनों पॉजिटिव है तब भी रिपल्शन यानी कि इसी डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन ठीक है ये। लेकिन एक अगर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव होती तो एक यहाँ नेगेटिव आती है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक्चुअली यानी कि इस डायरेक्शन का उल्टा डायरेक्शन, यानी कि इधर नहीं बल्कि इधर। और ये सही बात है, यानी कि अगर ये माइनस में होती और ये प्लस होता तो ये अट्रैक्शन होता और इधर की तरफ खींच रही होती पहली वाली दूसरी वाली को। अच्छा, वक्त के साथ हिस्टोरिकली ये बातें हैं, इसी इक्वेशन को कूलम्स लॉ कहते हैं, दैट वी कॉल एज दिस स्टेटमेंट एज कूलम्स लॉ। अच्छा, इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम ये कहें, देख भाई ये स्पेस टाइम में ये दोनों चार्जेस रखी हुई हैं, और मैं एक बंदा यहाँ से देख रहा है, यहाँ से बंदा देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, और यहाँ से इसने इस Q1 को देखा जो कि R1 डिस्टेंस पे थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और ये Q2 को देखा R2 डिस्टेंस पर। हर कोई बात तो वही है जो R2 डिस्टेंस पे थी, और फिर इसने कहा R क्या है भाई, हाँ R वही है भाई, R2 - R1, कहानी खत्म। अच्छा, इसमें भी और कॉम्प्लिकेशन लगा दूं कि मॉडुलस लगा दूं इसको आगे, यार हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं है, डायरेक्शन तो हमें पता है, माइनस माइनस रिपल्शन होती है, प्लस प्लस रिपल्शन होती है, डायरेक्शन तो हम ऐसे भी पता कर लेंगे, और या यूनिट वेक्टर से हम डायरेक्शन पता कर लेंगे, ऐसे पता चल जाएगा हमें। अच्छा, हमें वैसे सिंपली तौर पर हम लिख सकते हैं F = K Q या Q1 Q2 by R², सिंपली। अच्छा, ये K जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, हिस्टोरिकली इस K की वैल्यू 9 × 10⁻9 तय की गई। कांस्टेंट्स की वैल्यू ऐसे ही तय की जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स आप समझ सकते हैं बहुत इजीली, क्यों हमने इतना बड़ा वैल्यू लिया, छोटा क्यों नहीं लिया, एक भी मान सकते थे लेकिन क्यों नहीं लिया। अच्छा, आसानी के लिए इसका सीधा जवाब है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, अच्छा फोर्स की वैल्यू यूनिट तो न्यूटन्स होती है, हमें पता भाई न्यूटन साहब के नाम पे न्यूटन्स होती है, एन से भी लिखते हैं। अच्छा, इसका मतलब, अच्छा ये डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर होगी, ये कूलम स्क्वायर होगी, यानी के की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इधर जाकर डिवाइड हुई कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये यूनिट होगी, ये इसकी इनकी यूनिट्स और डायमेंशंस में आएगी, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं, यानी कि स्थिरांक, स्थिर वैद्युति की स्थिरांक है, या नियतांक भी कहते हैं, इस तरह हिंदी में भी ये सब बातें बोलते हैं इसको। अच्छा, हिस्टोरिकली ये भी एक अजीब बात है कि इस K की वैल्यू को 1/4πε0 ली गई। थोड़ी सी इंट्यूशन ये ले सकते हैं क्यों भाई 1/4πε0 ली गई, तो जब हम 1/4πε0 पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू इस तरह से जाएगी, दिस F = 1/4πε0 Q1 Q2 by R², और ये ऐसा नजर आएगा 4πr², and we know that 4πr² is simply this is the surface area of that in a sphere। अरे भाई साहब, ये चार्ज कैरिंग पार्टिकल है ना, जो चार्ज की बिहेवियर, अरे वो पार्टिकल जो चार्ज की बिहेवियर कैरी कर रही है, अजम्पशन के अप्रॉक्सीमेटली सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो इन्फ्लुएंस भी चारों तरफ इसी तरह सिमेट्रिकली होगी, तो जितना दूरी यानी उतना बड़ा एक स्फीयर जैसा कुछ, और जितना ज़्यादा स्फीयर तो फोर्स भी उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। और ये एक इंट्यूशन है जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना बड़ा सरफेस एरिया और उतनी कम फोर्स, ये एक इंट्यूशन है जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलिए भाई, तो यहाँ से अगर ये वैल्यू जब 9 × 10⁻9 है, तो फिर यहाँ से अगर K की वैल्यू क्या आती है भाई, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती है, 4 की वैल्यू तो 4 और पाई तो 3.14, ये पाई रेडियंस नहीं है,
सिंपल पाई है, यानी कि किसी भी सर्किल को उसके डायमीटर से जब डिवाइड करते हैं भाई, डायमीटर से जब सर्किल की सर्कमफेरेंस को जो कि 2 पाई आर होती है, डायमीटर जो कि 2 आर होती है, आर जहाँ रेडियस है, तो हमें क्या मिलता है भाई, पाई मिलता है, यानी कि वो की रेशनल वैल्यू मिलती है। सिंपल से तौर पर 3.14 कहते हैं, उससे भी सिंपल 3 मान लेंगे भाई, 0.14 में क्या पड़ा है। तो और उस हिसाब से जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम निकालते हैं तो 8.85 × 10⁻12 आती है। ये है, इसमें कोई खास बात नहीं है। उसकी यूनिट डायमेंशन, अच्छा ये के की यूनिट ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, के ऊपर है, ये नीचे है, 4 और पाई तो एक नंबर है यहाँ पे, यानी कि पलट जाएगी नहीं कि इसकी डायमेंशन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर डायमेंशन होगी। और इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, यानी कि जो परमिशन मिलेगी इलेक्ट्रिक फोर्सेस को वैक्यूम में, यानी कि कितनी परमिशन अलाउ फ्री स्पेस। और एयर में भी लगभग उतनी ही होती है, एयर की भी इतनी मान लेते हैं परमिशन, यानी कि इसका मतलब है कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग परमिशन है। हाँ भाई, हवा में थोड़ी सी कम परमिशन है, और देखने में आता है कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा परमिशन है, और जगह मीडियम में थोड़ी सी कम होती जाती है, अलग अलग वैल्यूज होती है। ये तो जांचने की बात है कि जो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स है, या इसका जो इन्फ्लुएंस है इन चार्जेस का, पानी में अलग होता है, हवा में अलग, मेटल्स में अलग, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग होती है। ये परमिशन के हिसाब से वैल्यू चेंज करती है, यानी कि इसकी परसेंटेज चेंज करते हैं। देखने में आता है कम ही होती जाती है, क्यों भाई, फोर्स के इन्फ्लुएंस कम होते जाता है, देखने में आता है। अच्छा, तो फोर्स के इन्फ्लुएंस कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वैल्यू ये सबसे मिनिमम है, क्योंकि जब इसको वैल्यूज को बढ़ाएंगे तो ये कम होते जाएगा। इसका क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल तो हमें नजर आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अदर जो वैल्यूज अदर मीडियम में क्या होगी, इससे कम होगी, कुछ परसेंटेज कम होगी, तो उस परसेंटेज को हम ER से लिख दिया, एनी परसेंटेज, जो भी परसेंटेज होगा, ये ER माने रिलेटिव परमिटिविटी, यानी इसको एप्सिलॉन नॉट में कुछ वैल्यू को, यानी कि अगर एप्सिलॉन नॉट 100% मान के चलते हैं, तो 100% मान के चलते हैं, तो वो कुछ होगी 2 हुई, 2 से गुना हो गया, 200% बढ़ गया, दुगुना बढ़ गया, तो ये दुगुना फोर्स कम हो गया, या 8 गुना बढ़ गया, या 10 गुना बढ़ गया, या 100 गुना बढ़ गया, तो 100 गुना फोर्स उस मीडियम में कम हो गया। ये मतलब जिससे कि हम एप्सिलॉन नॉट यानी कि फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि ये जब बढ़ेगा टोटल वैल्यू तो फोर्स कम हो जाएगी। हाँ भाई, सही सी बात है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की एक और बात लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि इसको सिंपल ई लिख देते हैं। क्यों, यानी कि ई का मतलब एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ई क्या होगा, परमिशन ऑफ एनी मीडियम, एनी मीडियम, किसी भी माध्यम की, एनी मीडियम। अच्छा, इसमें और क्या क्या बातें आ सकती हैं, ये तो फिलहाल इतनी सी बातें हैं, आगे की बातों के लिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को। थैंक यू।